और आज आखिरकार तुम्हारी मार्शल सोल अवेकनिंग का दिन आ गया था। देवगय का सी गॉड हॉल आज इतना भीड़भाड़ वाला था कि देखने वाला दंग रह जाए। बहुत सारे देवता बस तमाशा देखने यहाँ चले आए थे। सी गॉड हॉल के बाहर तीन तीन परतों तक भीड़ लगी थी। यहाँ तक कि दाई मोबाई, ऑस्कर और माँ होंगजून को बाहर खड़े होकर व्यवस्था संभालनी पड़ रही थी। आखिर आज मार्शल सोल अवेकनिंग करने वाला इंसान टैंग सैन का पहला बच्चा था, एक देवता का बेटा। पहली बार मार्शल सोल जागने वाली थी, ऐसा मौका कौन नहीं देखना चाहेगा। महल के बीचों बीच टैंग सैन ने तुम्हारी तरफ देखा और हाथ हिलाकर कहा, शाओची इधर आओ। तुमने गहरी सांस ली और उसके सामने जाकर खड़े हो गए। टैंग सैन के दाई ओर डिस्ट्रक्शन गॉड किंग खड़ा था, बाई ओर शाओ वो थी, उसके आगे आयन और लाइफ गॉडेस खड़ी थी। देवगय के लगभग सभी बड़े देवता वहां मौजूद थे। ये कहना कि तुम बिल्कुल नर्वस नहीं थे झूठ होता, लेकिन उत्सुकता उससे कहीं ज्यादा थी। आखिर तुम्हारी मार्शल सोल क्या होगी। पिता टैंग सैन, माँ शाओवू और दादी 10,000 साल पुरानी ब्लू सिल्वर एम्परर थी। इतनी शानदार रक्त रेखा के साथ तुम्हारी मार्शल सोल सिर्फ एक साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास तो नहीं हो सकती। टैंग सैन ने बस इतना कहा, अपना ध्यान केंद्रित करो। फिर एक शांत दिव्य शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवाहित हुई। अगले ही पल नीली सुनहरी रोशनी ने तुम्हें पूरी तरह घेर लिया। भनभनाहट जैसी आवाज के साथ तुम्हारे शरीर से जबरदस्त जीवन शक्ति फूट पड़ी। तुमने दाया हाथ उठाया, हथेली में कई ब्लू सिल्वर ग्रास उभर आई। टैंग सैन ने देखा पर कुछ नहीं कहा। अगले ही पल उन घासों की पत्तियों में बदलाव शुरू हो गया। सुनहरी रेखाएं नसों में दौड़ने लगी और आम ब्लू सिल्वर ग्रास पूरी तरह बदल गई। टैंग सैन की आंखों में हल्की चमक आई। ब्लू सिल्वर एम्पर, पहली मार्शल सोल पक्की हो गई। लेकिन अगले ही पल वो ब्लू सिल्वर एम्परर जो अभी अभी जीवन से भरपूर थी, अचानक जैसे दब गई, पूरी तरह झुक गई। यहाँ तक कि तुम्हारे बाल भी जो गहरे नीले होने लगे थे फिर से गुलाबी नीले पड़ने लगे। टैंग सैन की भौं में सिकुड़ गई, ये क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, आयन आगे बढ़ चुकी थी। एक शुद्ध ब्लू सिल्वर एम्पर की मूल शक्ति सीधे तुम्हारे शरीर में समा गई। उसी समय लाइफ गॉडेस के पीछे लाइफ एंशिएंट ट्री की छाया उभरी और हरी भरी जीवन ऊर्जा भी तुम्हारे अंदर बहने लगी। दोनों ताकतें एक साथ समा गई। दब चुकी ब्लू सिल्वर मार्शल सोल फिर से बदलने लगी और इस बार ये सिर्फ एक साधारण ब्लू सिल्वर एम्परर नहीं रही। इसके अंदर अब एक अतिरिक्त जीवन शक्ति भी चमक रही थी। तुमने अपने हाथ में मौजूद ब्लू सिल्वर एम्परर को देखा और मन में सोचा, बड़ों का साथ होना सच में फायदेमंद होता है। बाकियों की मार्शल सोल अवेकनिंग में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो उन्हें अपनी किस्मत मानकर छोड़ देना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे मामले में दादी और लाइफ गॉडेस ने मौके पर ही सब ठीक कर दी। टैंग सैन ये देखकर काफी संतुष्ट लग रहा था, लेकिन तभी जब सभी को लगा कि मार्शल सोल अवेकनिंग खत्म हो चुकी है, अचानक तुम्हारे आसपास लाल रंग की धुंध उठने लगी। टैंग सैन ने अचानक सिर उठाया, अभी और भी है। अगले पल तुम्हारे बाएं हाथ में भारीपन महसूस हुआ। एक हथेली जितना छोटा काला क्लियर स्काई हैमर उभर आया। उसके उभरते ही उसके ऊपरी हिस्से से लाल रोशनी रिसने लगी। गहरे लाल रंग की दिव्य लिपियां उस पर लिपटने लगी। टैंग सैन और शाओवू दोनों एक साथ ठिठक गए। ड्यूअल मार्शल सोल्स और इसके ऊपर असुरा डिवाइन पावर। टैंग सैन हैरान रह गया। ब्लू सिल्वर एम्परर और क्लियर स्काई हैमर, ये तो टैंग परिवार का स्टैंडर्ड पैकेज था, लेकिन दिक्कत ये थी कि तुम्हारे क्लियर स्काई हैमर में असुरा डिवाइन पावर क्यों थी। खून जैसी लाल रोशनी आसमान तक उठी, सी गॉड हॉल की छत से टकराई और फिर अचानक गायब हो गई, जैसे किसी प्राकृतिक दुश्मन से टकराकर बिखर गई हो। पूरे हॉल में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक टैंग सैन ने सिर उठाकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मेरा बेटा तो। तुम्हारे होठ फड़क उठे। अरे बूढ़े टैंग, अभी इतना खुश मत हो, क्योंकि उसी पल नीली सुनहरी रोशनी पहले से भी ज्यादा तेज चमकने लगी। टैंग सैन की हंसी वही रुक और तुम्हारा मन खुद ही पूरी तरह स्तब्ध थे। ब्लू सिल्वर एम्परर क्लियर स्काई हैमर, ये तो पहले ही ड्यूअल मार्शल सोल्स हो चुकी थी। क्या इसके बाद भी कुछ और निकल सकता था। अगले ही पल तुम्हारे शरीर से एक विशाल समुद्री जैसी शक्ति फूट पड़ी। तुम्हारे पीछे एक विशाल आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह नीली सुनहरी दिव्य कवच पहने हुए थी। हाथ में सुनहरा त्रिशूल था और उसके चारों ओर समुद्री लहरें और पानी की धुंध घूम रही थी। वह आकृति बेहद भव्य और पवित्र लग रही थी। टैंग सैन की आंखें फैल गई। सी गॉड मार्शल सोल, तुम्हें भी तुरंत समझ आ गया। हाँ, चीटिंग लेवल की किस्मत मानते थे, लेकिन खुद तुम्हें भी उम्मीद नहीं थी कि तीन तीन मार्शल सोल्स एक साथ जाग जाएंगी। ब्लू सिल्वर एम्परर, क्लियर स्काई हैमर, सी गॉड, अब भला हार कैसे हो सकती थी। टैंग सैन तो इतना उत्साहित हो गया कि खुशी से लगभग उछल पड़ा। कीलिन सन, कीलिन सन। आसपास मौजूद सारे देवता पूरी तरह दंग रह गए। किसने कभी सोचा था कि हमेशा गंभीर और स्थिर रहने वाला गॉड किंग टैंग सैन अपने बच्चे की मार्शल सोल अवेकनिंग पर इतना भावुक और उत्साहित हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल जैसे जैसे तुम्हारे पीछे सी गॉड की आकृति और स्पष्ट होती गई, टैंग सैन के चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई, क्योंकि उस चेहरे पर टैंग सैन का चेहरा नहीं था, बल्कि वह पहले पीढ़ी के सी गॉड पोसाइडन का चेहरा था। पूरा हॉल एक बार फिर खामोश हो गया। डिस्ट्रक्शन गॉड किंग ने जैसे ही ये साफ देखा, वह वही जोर जोर से हंस पड़ा। टैंग सैन, तुम्हारी सी गॉड की शुद्धता पोसाइडन से भी कम कैसे हो गई। टैंग सैन का चेहरा एकदम सख्त हो गया। अच्छी बात यह थी कि उसके बेटे ने सी गॉड मार्शल सोल जगाई थी। बुरी बात यह थी कि उस सी गॉड मार्शल सोल का चेहरा उसका अपना नहीं था।
तुम ये नज़ारा देखकर हंसी रोक नहीं पाए। यही तो ओरिजिनल का जलवा है। डिस्ट्रक्शन गॉड किंग हंस तो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हाथ उठाया और तुम्हारे क्रिएव स्काई हैमर की ओर बैंगनी काली ऊर्जा की एक बूंद भेज दी। वह ऊर्जा हथौड़े के भीतर समा गई। इसके बाद उस पर मौजूद लाल असुरा दिव्य लिपियों के पास एक नई बैंगनी काली लिपि उभर आई। तुमने नीचे देखा, असुरा डिवाइन पावर के साथ अब डिस्ट्रक्शन डिवाइन पावर भी थी। तुम्हारा क्लियर स्काई हैमर अब बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था। डिस्ट्रक्शन गॉड किंग ने समझाया, मैंने तुम्हें डिस्ट्रक्शन डिवाइन पावर की एक किरण दी है, आगे चलकर ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी। तुमने सिर हिला दिया। ऐसा तोहफा किसे बुरा लगेगा? लेकिन तभी डिस्ट्रक्शन ने तुम्हारे पीछे मौजूद पोसाइडन की आकृति की तरफ देखा। पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने हाथ उठाया और एक काली ऊर्जा की गेंद फेंकी। तुमने अपनी ही आंखों के सामने उस काली शक्ति को सी गॉड की आकृति का चेहरा बदलते देखा। कुछ ही पलों में काली धुंध गायब हो गई। तुमने पीछे मुड़कर देखा और पूरी तरह चुप रह गए। पोसाइडन गायब था। वहां अब टैंक सैन बन चुका था और ये टैंक सैन थोड़ा ज्यादा ही सुंदर था। तुमने धीरे धीरे सिर घुमाकर डिस्ट्रक्शन की तरफ देखा। नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? शाओ वो ने ये देखकर तुरंत कहा, तीन भाई देखो। टैंग सैन ने सिर उठाकर देखा अपने जैसे चेहरे को, लेकिन साफ तौर पर खुद से भी ज्यादा निखरा हुआ देखकर वह भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। डिस्ट्रक्शन गॉड किंग ने टैंग सैन की नजर महसूस की और नजरें चुराकर दूसरी ओर देखने लगा। गलत मत समझना, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। मुझे बस पोसाइडन का चेहरा पसंद नहीं था। तुम पास खड़े होकर जितना देख रहे थे उतना ही तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रहा था। बूढ़े टैंग, डिस्ट्रक्शन, तुम दोनों। मार्शल सोल अवेकनिंग खत्म होने के बाद तुम्हें भी जल्द ही आधिकारिक रूप से निचली दुनिया में जाना था। आखिर हमेशा देव ज्ञान में रहकर तुम आगे चलकर किस तरह विकसित होगे ये कोई नहीं जानता था, और टैंग सान ने जाहिर तौर पर इसकी तैयारी पहले ही कर रखी थी। ड्यूरो कॉन्टिनेंट, हेवन सोल एम्पायर। हाउटी अंतीक पर अचानक एक नीली सुनहरी रोशनी का स्तंभ आकर गिरा। तुम टैंग सान के साथ उस रोशनी के स्तंभ से बाहर निकले। जैसे ही तुम दोनों जमीन पर उतरे, दो अधेड़ आदमी तुरंत तुम्हारे सामने आ गए। सी गॉड को प्रणाम। तुमने भी उन्हें पहचान लिया। वे वही प्रसिद्ध दो भाई थे, हालांकि अब उनकी पहचान बदल चुकी थी। वे थे न्यूटियान और टाइटान। कई साल पहले जब तुम पैदा हुए थे, टैंग सान ने उन्हें ड्यूलियो कॉन्टिनेंट में भेज दिया था। असल में जाओ की तरफ से तुम्हारा रिश्ता देखो तो तुम्हें उन्हें मामा कहना ज्यादा सही लगता था। तुम्हें समझ नहीं आया कि टैंग सान ने क्यों सोचा कि तुम्हें उन्हें अंकल ही बुलाना चाहिए। टाइटान ने तुम्हें देखते ही पहली बात कही, शाऊ बहन को सच में हमारी बहुत याद आती है। तुमने सिर हिलाया। माँ अभी भी आप दोनों को याद करती है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप दोनों से कहना कि इतने सालों में आपने बहुत मेहनत की है। एक ही वाक्य ने उन दोनों बड़े आदमियों की आंखें उसी समय लाल कर दी। हम निचली दुनिया में हैं, हमें रोना नहीं चाहिए। शाऊ बहन का देव ज्ञान में रहना ही असली मेहनत है। तुम एक तरफ खड़े होकर दोनों को लगभग आंसू बहाते हुए देख रहे थे। अचानक तुम्हें थोड़ा शक होने लगा, ये दोनों एक दूसरे से भी ज्यादा भावुक क्यों हो रहे हैं? जब तुम उनसे बात कर रहे थे, टैंग सान लगातार एक तरफ खड़ा था और कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसकी दिव्य चेतना पहले ही चुपचाप फैल चुकी थी। पूरे हाउटियन कैसल को उसने बहुत जल्दी स्कैन कर लिया। इसके बाद उसकी दिव्य चेतना बाहर की ओर बढ़ती गई और हेवन सोल एम्पायर की सीमा तक पहुंच गई। लेकिन एक सुनसान गांव से गुजरते समय टैंग सान अचानक रुक गया, क्योंकि उसने वहां एक लड़की को खोज लिया। उसकी मार्शल सोल सॉफ्ट बोन रैबिट थी और उसकी जन्मजात सोल पावर पूरी तरह भरी हुई थी। टैंग सान की भवें सिकुड़ गई। उसके मन में पहला विचार आया, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उस समय शाओ की सॉफ्ट बोन रैबिट मार्शल सोल में जन्मजात पूरी सोल पावर इसलिए थी क्योंकि वह खुद 1 लाख साल पुरानी आत्मा जानवर से इंसान बनी थी। लेकिन सामने मौजूद ये लड़की साफ साफ एक सामान्य इंसान थी। तो एक सामान्य सॉफ्ट बोन रैबिट मार्शल सोल में जन्मजात पूरी सोल पावर कैसे हो सकती है? टैंग सान जितना सोचता गया उतना ही अजीब लगता गया। फिर अचानक उसे तुम्हारी याद आई। पुरुष पक्ष में जन्मजात पूरा, ये लड़की खुद और शाओ जैसी कितनी ज्यादा क्यों लग रही है? इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उस लड़की की माँ के शरीर में भी कोई समस्या थी। यहाँ तक कि उसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी तुम्हारे परिवार जैसा ही बनता जा रहा था। टैंग सान जितना सोचता गया उतना ही उत्साहित होता गया। स्वर्ग की इच्छा, यह निश्चित ही स्वर्ग की इच्छा है। इस लड़की का मेरे टैंग परिवार से कोई संबंध जरूर है। उसने मन ही मन सोच लिया कि वह खुद वहां जाकर उस लड़की को ले आएगा और उसकी परवरिश करेगा। लेकिन जैसे ही उसका शरीर हिला, उसके दिमाग में डिस्ट्रक्शन गॉड किंग की आवाज गूंज उठी, टैंग सान, तुम्हें खुद शाओ छी को निचली दुनिया तक पहुंचाने की अनुमति मिल गई है। यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी छूट है। ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। टैंग सान वहीं के वहीं जम गया। अगले ही पल हाउटियन कैसल की सबसे ऊपरी मंजिल से अचानक एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। डिस्ट्रक्शन, तुम कमीने! तुम्हारी आंखें उसी समय चमक उठी। आ गया। क्या अब टैंग सान का क्लासिक सीन आने वाला है? तुमने पहले ही खुद को तैयार कर लिया था कि टैंग सान अब कहेगा तुम्हारे पास मरने का रास्ता है। लेकिन टैंग सान काफी देर तक खुद को रोकता रहा। आखिर में उसने सिर्फ एक शब्द कहा, कमीना। फिर उसने गहरी सांस ली।
उसके चेहरे के भाव उसी समय सामान्य हो गए। वह फिर से वही शांत और विनम्र देवता जैसा दिखने लगा। तुमने बस सिर हिलाया। अफसोस, इस दुनिया वाले ओल्ड टैंग की शुद्धता अभी भी पर्याप्त नहीं है। तुम खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, ओल्ड टैंग, फिर तुम किस बात पर उस बूढ़े से लड़ पड़े? टैंग सान के मुंह का कोना फड़क गया। साफ लग रहा था कि उसे तुम्हारा ये संबोधन बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर भी उसने तुम्हें अभी अभी मिली सॉफ्ट बोन रैबिट वाली लड़की और डिस्ट्रक्शन द्वारा रोके जाने की पूरी बात बता दी। अंत में वह तुम्हारी ओर देखने लगा। साफ था कि वह तुम्हारी राय सुनना चाहता था। तुमने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, ओल्ड टैंग, तुम्हारे हिसाब से एक अच्छा साथी बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? टैंग सान ने गंभीरता से काफी देर तक सोचा, फिर सिर हिला दिया। तुमने बेहद गंभीर होकर कहा, अरे टैंग सान एक पल के लिए चौंक गया है। फिर उसने कुछ सेकंड सोचा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मैं समझ गया। तुम हैरान रह गए। क्या समझ गए? लेकिन टैंक सान ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में अचानक कोई बात पूरी तरह साफ हो गई हो। अभी अभी डिस्ट्रक्शन द्वारा डांटे जाने की जुझलाहट भी गायब हो चुकी थी। वह देवज्ञ लौटने की तैयारी करने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने तुम्हें बहुत गंभीरता से समझाया, शाओची, एक बात तुम्हें जरूर याद रखनी है। तुमने सिर हिलाया। क्या? टैंक सान ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। वह जन्मजात पूरी सोल पावर वाली सॉफ्ट मोन रैबिट मार्शल सोल वाली लड़की। तुम्हें हर हाल में कोई तरीका निकालकर उसे अपनी छोटी बहन बनाना है। तुम 2 सेकंड तक स्तब्ध रह गए। जन्मजात पूरी सोल पावर वाली सॉफ्ट बोन रैबिट, अगर तुम्हारा अंदाजा सही था तो क्या वह जांग नानान हो सकती थी? तुम अपने को रोक नहीं पाए और पूछ लिया, ओल्ड टैंक, क्या वह मुझसे बड़ी है? टैंक टैंक सान ने बिल्कुल स्वाभाविक भाव से जवाब दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या शाओ भी मुझसे बड़ी नहीं है? तुम चुप हो गए। अच्छा, तर्क का पूरा चक्र बंद हो गया। टैंक सान ने फिर जोर देकर कहा, वैसे भी तुम्हारे पास ब्लू सिल्वर एम्परर और क्लियर स्काई हैमर हैं, तो तुम्हारे पास एक जन्मजात पूरी सोल पावर वाली सॉफ्ट बोन रैबिट मार्शल सोल की छोटी बहन भी होनी चाहिए। तुम उससे बहस करने में आलस महसूस कर रहे थे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें लगा था कि टैंक सान अब और भी बहुत सारी बातें बताएगा, जैसे 10,000 साल की योजना, सी गॉड की योजना, किस्मत की योजना वगैरह। लेकिन इतना कहने के बाद वह सच में जाने की तैयारी करने लगा, बल्कि तुम्हें ही अजीब लगने लगा। सच में कोई योजना नहीं बनाई? टैंक सान ने हैरानी से पूछा। क्या योजना बनानी है? तुमने सोचा, चलो खुद ही याद दिला देते हैं। तुमने उसे समझाना शुरू किया, जैसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जिसकी प्रतिभा और भाग्य दोनों पूरी तरह शीर्ष हो। फिर उस पर प्रतिबंध लगाना, उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर करना, उससे अपने लिए काम करवाना और मौका मिलते ही उसकी किस्मत शक्ति को अपने लिए हासिल करना। तुम जितना बताते गए उतना ही ज्यादा उत्साहित होते गए। तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि टैंक सान तुम्हारे पीछे खड़ा था और उसका चेहरा लगातार बदलता जा रहा था। उसकी आंखों में धीरे धीरे सतर्कता आने लगी। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, इस लड़के ने ये सारी बातें आखिर कहाँ से सीखी? क्या जाने से पहले उस ओल्ड ईविल ने इसके लिए कोई अजीब विरासत तो नहीं छोड़ दी? टैंक सान जितना सुनता गया उतना ही उसे ये सब बेतुका लगने लगा। यहाँ तक कि उसे शक होने लगा कि कहीं कोई ईवल सोल मास्टर उसके टैंग परिवार के किरण पुत्र का रूप धारण करके तो नहीं घूम रहा। अच्छा हुआ कि आखिरकार टैंक सान देव गया लौट गया और तुम आधिकारिक रूप से हाउटियन कैसल में ठहर गए। तुम्हें लगा था कि अब आखिरकार कुछ दिन शांति से बिताने को मिलेंगे, लेकिन अगले दिन सुबह जब तुम अभी बिस्तर पर सो ही रहे थे तो हमारे कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, शाओची, अभी तक सो रहे हो? सूरज तो कब का निकल आया। इसके बाद वह बेफिक्र होकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। पहले खाना खाओ, फिर जरूरी काम करेंगे। तुम बस उसे देखते रहे। अचानक तुम्हें एक बात का एहसास हुआ। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो तुम्हारी मार्शल सोल है। टैंक सान जब चाहे इसमें कैसे आ सकता है? तुम्हारी चेतना तुरंत स्पिरिट सी में डूब गई। तुम सी गॉड मार्शल सोल के सामने पहुंचे, उसके चारों ओर घूमकर ध्यान से देखा, फिर सीधे टैंक सान और सी गॉड मार्शल सोल के बीच का संपर्क काट दिया। बाहरी दुनिया में तैर रही सी गॉड मार्शल सोल की गति उसी क्षण रुक गई। फिर उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। फिर वह तुम्हारे पीछे लौट गई और गायब हो गई। देवज्ञ के दूसरी छोर पर टैंक सान का चेतना संपर्क उसी समय कट गया। तुमने अपने हाथ झाड़े। तुम्हारा मन अचानक बहुत हल्का हो गया। मेरी मार्शल सोल का इस्तेमाल करके जब मन करे तब मेरी जांच करोगे। दरवाजा बंद है। तुम ही इस मार्शल सोल के मालिक हो। अब से जब तक तुम अनुमति नहीं दोगे, टैंक सान इसमें दोबारा जुड़ भी नहीं सकता। तुमने शांत हो चुके कमरे को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। समझे या नहीं? लुलुओ कॉन्टिनेंट का सबसे बुनियादी नियम यही है। ओल्ड टैंक सी गॉड मार्शल सोल का असली मालिक मैं हूँ। और अब जब तीनों मार्शल सोल जा चुकी थी, टैंक साइना ने कल जाने से पहले तुम्हें एक बेहद अजीब काम सौंपा था। उस सॉफ्ट बोन रैबिट मार्शल सोल वाली लड़की को ढूंढो और फिर उसे अपनी छोटी बहन बनाओ। तुमने पहले सोचा था कि कुछ दिन बाद जाकर ढूंढोगे, लेकिन अगली सुबह तुम्हारा विचार बदल गया। जब आखिरकार मिलना ही है तो फिर इंतजार किस बात का? इस समय हाउटियन कैसल में तुम जैसे ही कमरे से बाहर निकले, दूर से जोरदार टकराने की आवाज आई। आवाज की दिशा में चलते हुए तुम हॉल तक पहुंचे और सच में न्यूटियन और टेटन फिर से अरीना में लड़ रहे थे। तुम्हें देखते ही दोनों रुक गए। टेटन सबसे पहले तुम्हारे पास आया। शाओकी, क्या हुआ? तुमने भी बिना घुमाए कहा, ओल्ड टैंग ने कल मुझे उस सॉफ्ट बोन रैबिट वाली लड़की को ढूंढने के लिए कहा था। मैं आज जाकर उसे देखना चाहता हूं, लेकिन मुझे आप दोनों में से किसी एक की मदद चाहिए।
तुम्हारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि न्यूटन और टेटन लगभग एक साथ बोल पड़े, मैं जाऊंगा। तुमने दोनों के मुंह की तरफ देखा, तुम्हारे मुंह का कोना हल्का सा फड़क गया, जैसा सोचा था। फिर दोनों बहस करने लगे। टेटन ने गंभीरता से कहा, बड़े भाई, आपकी उम्र हो गई है, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए मुझे ही जाने दो। न्यूटन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। बकवास, तुम्हारे जैसे दिमाग वाले ने अगर आम बिगाड़ दिया तो क्या होगा? मेरे जाने से ही सबसे ज्यादा भरोसा है। टेटन तुरंत नाराज हो गया। उस समय शौवी बहन का कोई भी काम होता था, आगे पीछे भागने वाला कौन था? मैं ही था। तुम तो रोज झील के नीचे छिपे रहते थे, अब अचानक इतने उत्साहित क्यों हो गए? यह देखकर कि दोनों फिर से लड़ने वाले हैं, तुमने तुरंत रोक दिया। बस, इस बार एर्मिंग अंकल मेरे साथ आएंगे। डार्मिंग अंकल, आप यही रहकर यहाँ की जिम्मेदारी संभालिए। सच कहूं तो आपके बिना मुझे यहाँ बिल्कुल भरोसा नहीं रहेगा। एक ही बात ने दोनों को संतुष्ट कर दिया। टेटन खुशी से मुस्कुराने लगा। वहीं न्यूटन का चेहरा भी साफ तौर पर नरम पड़ गया, क्योंकि तुमने कहा था कि हॉटियन कैसल को उसकी जरूरत है। इस तरह तुम टेटन के साथ सीधे हॉटियन सेक्स से निकल गए। उधर डॉर्लिंग एम्पायर की सीमा पर एक सुनसान गांव में जंग नैनन को अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई खास तौर पर उसे ढूंढने के लिए रास्ते में निकल चुका है। एक छोटे से आंगन में जंग की मां खाना बना रही थी। वही जंग नैनन शांत होकर आंगन में बैठी थी। लेकिन तभी शूमिंग सेक्ट के कपड़े पहने हुए कई सोल मास्टर्स फिर से गांव में आ पहुंचे। उनका निशाना था जंग नैनन। वह शूमिंग सेक्ट की सीधी वंशज थी और उसके शरीर में अधूरी शुवु ब्लड लाइन मौजूद थी। उस ब्लड लाइन को और आगे जागृत करने के लिए लगभग 15 साल की उम्र में एक विशेष यिन यांग ब्लड लाइन अवेकनिंग रिचुअल करना जरूरी था। और शूमिंग सेक्ट का युवा स्वामी शू सांसी अब 11 साल का हो चुका था। इसलिए सेक्ट पिछले कुछ सालों से पहले ही उपयुक्त साथी की तलाश में था। जॉन्ग नैनन की पूरी जन्मजात शक्ति और सॉफ्ट बोन रैबिट मार्शल सोल, साथ ही उसकी शानदार प्रतिभा और परिस्थितियां उसे स्वाभाविक रूप से उनके निशाने पर ले आई थी। इन लोगों की नजर में एक सामान्य परिवार अगर शूमिंग सेक्स से रिश्ता जोड़ने का मौका पाए तो उसे खुशी खुशी मान जाना चाहिए। लेकिन जॉन्ग की मां हर बार मना कर रही थी। इससे वे काफी नाराज हो गए थे। कई डीकन सीधे आंगन में घुस आए। उन्हें देखते ही जॉन्ग की मां का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने जल्दी से जॉन्ग नैनन को कमरे के अंदर धकेला। नैनन, तुम पहले अंदर जाओ, ये लोग मुझसे मिलने आए हैं। जॉन्ग नैनन को भले ही कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने बात मानी और कमरे में चली गई। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं गई। वह चुपचाप खिड़की के पास खड़ी होकर आंगन की सारी बातें सुनने लगी। उसके जाने के बाद जॉन्ग की मां ने भी नरमी छोड़ दी। उसने सीधे कहा, मैं कई बार कह चुकी हूं, मैं अपनी बेटी को उस रिचुअल में हिस्सा नहीं लेने दूंगी। सबसे आगे खड़े डीकन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस जॉन्ग इतनी जिद क्यों कर रही है? वह शूमिंग सेक्ट का युवा स्वामी है। कितने लोग ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं पर उन्हें मौका नहीं मिलता। आपको तो खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। जंग की मां ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरा जवाब वही है, नहीं। नरमी से काम नहीं बना तो सामने वाले का चेहरा भी सख्त हो गया। वह डीकन अचानक बोला, वैसे आपकी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है ना? जांग की मां का चेहरा तुरंत बदल गया। वह आदमी आगे बोला, अगर किसी दिन आपकी बीमारी अचानक बहुत बढ़ जाए और आपको बचाने वाली दवा सिर्फ शूमिंग सेक्ट के पास हो, तो आपको क्या लगता है आपकी बेटी क्या चुनेगी? ये सुनते ही जांग की मां गुस्से से कांप उठी, लेकिन उसका शरीर पहले से ही कमजोर था। भावनाएं भड़कते ही उसके सीने में तेज दर्द उठा और वह लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगी। कमरे में मौजूद जांग नैनन अब और नहीं रोक पाई। वह सीधे बाहर दौड़ी। माँ, उसने जल्दी से माँ को संभाला। माँ का चेहरा लगातार सफेद पड़ता देख जांग नैनन पूरी तरह घबरा गई, लेकिन जांग की माँ फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, नैनन मैं ठीक हूँ, तुम कमरे में जाओ। लेकिन जांग नैनन कैसे जाती? पहली बार उसने महसूस किया कि बेबसी क्या होती है। शूमिंग सेक्ट के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मामला यहां तक पहुंच जाएगा इसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। वे सिर्फ उसे दबाव में लाना चाहते थे, जान लेने का इरादा नहीं था। फिर भी सबसे आगे वाले ने दांत भींचकर दबाव जारी रखा। समुद्र देवता से प्रार्थना करने से क्या फायदा? तुम्हारी मां को बचाने वाला इंसान हमारे शूमिंग सेक्ट में है, बस तुम्हें हामी भरनी होगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा गांव जैसे हिल गया। सभी ने एक साथ ऊपर देखा। एक विशाल काला साया आसमान से तेजी से नीचे गिरा। जोर की आवाज के साथ वह छोटे से आंगन के सामने आकर गिरा। धूल का बादल उठ गया। जमीन पर दो गहरे गड्ढे बन गए। जैसे ही धूल छटी, एक विशाल कदकाठी वाला व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके कंधे पर गुलाबी नीले छोटे बालों वाला एक लड़का खड़ा था। वह तुम थे। तुम टेटन के कंधे से कूदकर नीचे उतरे और उन शूमिंग सेक्ट के लोगों की ओर देखा। अभी किसने कहा था कि समुद्र देवता से प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं? उन लोगों के चेहरे एक ही पल में बदल गए थे। वे संभल भी नहीं पाए थे कि टेटन धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकलकर तुम्हारे पीछे खड़ा हो गया। अगले ही पल एक भयानक दबाव पूरे इलाके में महसूस हुआ। उन डीकन्स को लगा जैसे उनके कंधों पर पहाड़ रख दिया गया हो। सबसे आगे वाला आदमी सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा। टाइटल डोलियो, ये जरूर टाइटल डोलियो है। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। शूमिंग सेक्ट कमजोर नहीं था, लेकिन वे सिर्फ नीचे काम करने वाले थे।
उनके लिए कोई भी सेक्ट किसी टाइटल डोलियो से भिड़ने नहीं जाएगा। सबसे आगे वाला डीकन तुरंत बोला, लॉर्ड गलतफहमी है, हम भी समुद्र देवता का सम्मान करते हैं। तुमने शांत स्वर में कहा, बाहर जाओ, दरवाजे के बाहर खड़े रहो, जो भागने की कोशिश करेगा उसका अंजाम खुद भुगतेगा। अब उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बोलने की। वे लोग घिसटते हुए बाहर गए और चुपचाप खड़े हो गए। इसके बाद तुम माँ बेटी की तरफ मुड़े। जॉन की माँ अभी भी सीना पकड़े थी। जॉन नैनन उसे कसकर थामे खड़ी थी। तुम पास गए, झुककर हाल देखा, फिर पूछा, तुम जॉन नैनन हो? लड़की हल्का सा कांपी, फिर सिर हिलाया। हाँ, सच में वही थी। ओल्ड टैंग ने कल सही महसूस किया था। अब तुम्हें समझ आया कि उसने इतना जोर क्यों दिया था। तुमने जॉन की माँ की ओर देखकर कहा, तुम्हारी माँ की बीमारी का इलाज मैं करवा सकता हूँ। जॉन नैनन ने चौंक कर देखा। सच में? तुमने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों फिर से तनाव में आ गई। तुमने साफ कहा, बहुत आसान शर्त है, तुम मुझे अपना बड़ा भाई मान लो। बस बस। जॉन की माँ अब भी हैरान थी। क्यों? तुमने सीधा जवाब दिया, निवेश, एक पूरी जन्मजात शक्ति वाली प्रतिभा भविष्य में बड़ा नाम बन सकती है। अभी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, बदले में उसका साथ मिलेगा, मेरा नुकसान नहीं है। ये सुनकर दोनों को थोड़ी राहत मिली। कम से कम वजह साफ थी। जॉन नैनन ने मायूसी से कहा, माँ की बीमारी सालों से है, कोई भी ठीक नहीं कर पाया। तुम शांत रहे। कोई नहीं कर पाया, इसका मतलब यह नहीं कि कोई कर ही नहीं सकता। शूमिंग सेक्ट के पास शुवु डिवाइन पेल है, ये जानते हुए तुम दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर खड़े उन लोगों की तरफ देखा। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुमने हाथ आगे बढ़ाया, मानसिक नुकसान की भरपाई। वे तुरंत समझ गए। जेबें टटोलकर सारे सोने चांदी के सिक्के तुम्हारे हाथ में रख दिए। तुमने गिना, बस इतना? वे लगभग रो पड़े। लॉर्ड, हमारे पास सच में बस इतना ही है। तुमने होठ सिकोड़े, फिर कुछ सिक्के टेटन को थमा दिए। एरमिंग अंकल, एक चक्कर लगा लीजिए। सुना है शुवु डिवाइन पिल अच्छी है, मेरे लिए एक ले आइए। टाइटन ने सिक्के देखे, हल्का अजीब सा चेहरा बनाया। तुमने जोर दिया, अगर पैसे कम पड़ जाएं तो समझाकर बात कर लेना। ये सुनते ही टाइटन की आंखें चमक उठी। समझ गया। तुमने सिर हिलाया। मुझे पता था एरमिंग अंकल समझदार है। अगले ही पल टाइटन ने उन लोगों को उठाया और गायब हो गया। आंगन में सन्नाटा छा गया। मामला आधा सुलझ चुका था। अब बस शुवु डिवाइन पिल का इंतजार था। जॉन नैनन को देखते हुए तुम्हें एहसास हुआ कि काम उम्मीद से कहीं आसान निकला। लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि टाइटन का शूमिंग सेक्ट का ये सफर सिर्फ एक साधारण खरीदारी तक सीमित नहीं रहने वाला था। हर टाइटन शूमिंग सेक्ट के लोगों को लेकर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उन डीकन्स को रास्ता तक समझ नहीं आ रहा था। नए टाइटन उन्हें लगभग घसीटते हुए शूमिंग सेक्ट के मुख्य द्वार पर ले आया। पहरेदार कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह दहाड़ा, अपने सेक्ट मास्टर को बुलाओ, मैं दवा खरीदने आया हूँ। खरीदने का ये अंदाज देखकर अंदर हलचल मच गई। कई डिब्बा लेकर लौटा। तुमने डिब्बा खोला, अंदर शुवु डिवाइन पिल चमक रही थी। तुमने जॉन की मां को दी। कुछ ही देर में उसकी सांसें स्थिर होने लगी। जॉन नैनन की आंखें भर आई। वह झुकने लगी। तुमने रोक दिया। ऐसा मत करो, मैंने कहा था अब तुम मेरी छोटी बहन हो। वह धीमे से बोली, भाई। तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। टैंग सैन का दिया काम पूरा हो चुका था, लेकिन साथ ही तुम्हें समझ आ गया कि उन्हें यही छोड़ देना ठीक नहीं होगा। तुमने कहा, अगर आप दोनों चाहे तो हमारे साथ चल सकती है। वहां इसी बीच शून मिंग सेक्ट के मुख्य हॉल में शू सैनशी के माता पिता एक अहम बात कर रहे थे। कुछ सालों में शू सैनशी को अपनी शूनवू ब्लड लाइन जगानी थी। वो शून मिंग सेक्ट का सैकड़ों सालों में सबसे प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी था, तो उसके साथी का चुनाव बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं हो सकता था। शू सैनशी की मां शू लिंग शोन ने अपने पति से कहा, सैनशी के मामले में तुम्हें पूरी तरह सतर्क रहना होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सेक्ट मास्टर शू वू ने लगातार सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैंने पहले ही लोगों को तलाशने भेज दिया है। सैनशी के लिए सबसे सही साथी जरूर मिलेगा। दोनों की बात अभी चल ही रही थी कि अचानक ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। अगले ही पल छत फट गई, पत्थर उड़ने लगे और एक विशालकाय आकृति आसमान से गिरते हुए सीधे हॉल के बीचों बीच आ गिरी। धमाके से जमीन चारों ओर दरक गई। शू वू और उसकी पत्नी दोनों स्तब्ध रह गए। धूल हटने पर टाइटन गड्ढे से बाहर आया, कंधे से पत्थर झाड़े और मुस्कुराने की कोशिश की। शू वू शोन लिंग शोन, कौन सा सामान्य इंसान किसी के घर मिलने जाते ही पहले उसकी छत तोड़ देता है? शू वू भले ही ताकतवर था, लेकिन वो सेक्ट का मुखिया भी था। होश संभालते ही उसने तुरंत अपना मार्शल स्पिरिट रिलीज किया। पीला पीला, बैंगनी बैंगनी, काला काला, काला काला काला। कुल 9 स्पिरिट रिंग्स उसके पैरों के नीचे चमकने लगी और उसके पीछे शून वू की आकृति उभर आई। वह एक टाइटल डोलवो था। शून लिंग शून ने भी तुरंत अपना मार्शल स्पिरिट रिलीज किया। उसकी 100 डॉलवों की ताकत भी पूरी तरह प्रकट हो गई। दोनों पति पत्नी किसी बड़े दुश्मन का सामना करने को तैयार खड़े थे। लेकिन टाइटन की आंखें चमक उठी। अच्छा, आखिर कोई तो मिला जिससे थोड़ा हाथ पैर चला सकूं। इतने साल फोर्टियान कासल में रहकर वह रोज न्यू टियान से लड़ता था और अब उससे भी ऊब चुका था। अगले ही पल टाइटन ने अपने स्पिरिट रिंग्स दिखाए, काला काला काला, और इस बार तो आधे वोग वही गायब हो गए। उसने उस 10,000 साल वाली स्पिरिट रिंग को देखते ही बस एक ही सवाल सोचा, ये कैसा राक्षस है?
क्या किसी सामान्य इंसान की रिंग कॉन्फ़िगरेशन वैसी हो सकती है? ऐसी हालत में क्या ही लड़े, सीधे हार मान लेना बेहतर है। लेकिन जैसे ही वह हार मानने ही वाला था, उसने पीछे खड़ी अपनी पत्नी को देखा। शू वू के दिल में अचानक दृढ़ता आ गई। नहीं, मुझे कुछ हो भी गया तो चलेगा, लेकिन मेरी पत्नी का क्या होगा? उसने दांत बीचे और फिर से लड़ने की हिम्मत जुटा ली। शून वू, मेरे शरीर में समा जाओ। उसके पीछे की शून वू आकृति ने मानो उसकी इच्छा सच में महसूस कर ली। आसमान की ओर देखकर जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी ताकत बस उभरने ही वाली थी कि उसने टाइटन की तरफ देखा। टाइटन ने सीधे उसकी ओर देखा। शू वू सन रह गया। अरे! अगले ही पल शून वू फैंटम सीधे वापस शू वू के शरीर में समा गया। शू वू हक्का बक्का रह गया। तुम वापस क्यों आ गए? अभी तो बड़े बहादुर बन रहे थे। शू वू का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरा और सीधे शून लिंगशोंग की बाहों में जा गिरा। उसकी सारी ताकत मानो खत्म हो चुकी थी। पति पत्नी दोनों के दिल ठंडे पड़ गए। सब खत्म। क्या आज सच में शूनमिंग सेक्ट खत्म होने वाला है? लेकिन जब उन्हें लगा कि टाइटन अगले ही पल हमला करेगा, तभी टाइटन ने अपना दाहिना हाथ खोला। उसकी हथेली में कई गोल्ड सोल कॉइन्स शांति से रखे थे। फिर उसने शू वू की तरफ देखते हुए कहा, मैं दवाइयाँ खरीदने आया हूँ। शू वू कई सेकंड तक उसे घूरता रहा। क्या? सामान खरीदने आए हो? पहले बता देते तो क्या मैं अपना मार्शल स्पिरिट निकालता। लेकिन ये बात टाइटन के कानों में कुछ और ही तरह लगी। टाइटन की भावें तुरंत सिकुड़ गई। क्या मतलब? बेचोगे नहीं? उसे याद था कि जाने से पहले उसे खास तौर पर कहा गया था, अगर शूनमिंग सेक्ट राजी ना हो तो उन्हें सी गॉड के प्रभाव से समझाना। यह सोचते ही टाइटन के आसपास स्पिरिट पावर फिर से तेजी से उमड़ने लगी। शो वू का सिर डर से सुन्न हो गया। वरिष्ठ, जरा रुकिए। बेचेंगे, जरूर बेचेंगे, मैं अभी लेकर आता हूँ। टाइटन ने सिर हिलाया। पहले ही ऐसे कर लेते तो अच्छा रहता। मैं पैसे देने से मना थोड़ी कर रहा हूँ। शिवू के होठ फटके। उसने चुपके से सामने खड़े इस राक्षस को देखा। जितना देखता उतना ही डरता। इस आदमी की आभा शूनमिंग सेक्ट के उस संरक्षक डॉलवो से भी कहीं ज्यादा ताकतवर लग रही थी, जो वर्षों से छिपा हुआ था। यह सोचते ही शू वू को अचानक कुछ याद आया। रुको, इतनी बड़ी हलचल हो गई, लेकिन संरक्षक डॉलवो कहाँ है? दूसरी तरफ शूनमिंग सेक्ट के एक गुप्त कक्ष में वह संरक्षक डॉलवो चुपचाप पालथी मारकर बैठा हुआ था। असल में टाइटन के गिरते ही उसने सबसे पहले उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। शुरुआत में तो वह बाहर जाकर देखने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वो उठा, उसके दिल में जोर से खतरे की घंटी बजी। इस स्तर के ताकतवर लोगों की छठी इंद्री अक्सर बहुत सटीक होती है, इसलिए वह फिर से बैठ गया, बल्कि उसने अपनी आभा और भी ज्यादा छिपा ली। बाहर का मामला सेक्ट मास्टर खुद संभाल लेंगे। पहले दोस्त मरे, मैं नहीं। श्यो वू, अगर तुम सच में नहीं रहे तो मैं शुअनमिंग सेक्ट का ध्यान रखूंगा। बाकी बातें बाद में देखेंगे। दूसरी ओर शू वू और शुअनलिंग शोन तेजी से हॉल से बाहर निकल चुके थे, दवाइयां लेने जा रहे थे। टाइटन उनके पीछे जाने की जहमत भी नहीं उठा रहा था। शुअनमिंग सेक्ट अगर पूरे संप्रदाय के लोगों को भी बुला ले तो ज्यादा से ज्यादा सामान जल्दी पहुंच जाएगा। रास्ते में शोनलिंग शोन लगातार सोचती रही। वह कितना भी सोचती, उसे याद ही नहीं आ रहा था कि महाद्वीप पर ऐसा राक्षस कब आया। 8 काले और 1 लाल स्पिरिट रिंग। ऐसी रिंग कॉन्फ़िगरेशन तो छोड़ो, आज के समय में ही नहीं, पूरे इतिहास में भी बहुत कम लोगों के पास रही है। वह अभी सोच ही रही थी कि अचानक उसका सिर शू वू की पीठ से टकरा गया। चल क्यों नहीं रहे हो? शू वू ने पीछे मुड़कर थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, प्यारी, लगता है मैं ये पूछना ही भूल गया कि उस वरिष्ठ को आखिर कौन सी दवा खरीदनी है। शोन लिंग शोन 2 सेकंड चुप रही, फिर आंखें घुमा दी। ये पूछने की भी जरूरत है? जाहिर है शून वो डिवाइन पेन ही होगी। इस स्तर का ताकतवर इंसान खुद आया है तो हमारे शून मिंग सेक्ट का सबसे कीमती खजाना छोड़कर और क्या चीज उसे यहाँ खींच सकती है? शू वू ने थोड़ा सोचा, फिर अनिश्चित सा बोला, लेकिन अगर वह सिर्फ अपने बच्चे के लिए शून शुई पिल खरीदने आया हो तो? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर तक चुप्पी रही। आखिरकार शू वू ने दांत भींचकर कहा, छोड़ो, दोनों ही दे देते हैं। दिल तो दुख रहा था, लेकिन जब उसने हॉल में बैठे उस 8 काले 1 लाल रिंग वाले राक्षस के बारे में सोचा तो लगा कि सामान उतना भी अहम नहीं है। आखिर इस स्तर का ताकतवर इंसान पैसे देकर खरीदने आया है, यही बहुत बड़ी बात है। चलो पैसे देकर मुसीबत टाल देते हैं। दूसरी तरफ तुम जून नानन के घर खार का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर पहले जून की मां शोनमिंग सेक्ट के लोगों की वजह से गुस्से में अपनी बीमारी से परेशान हो गई थी। तुम और जून नानन ने उन्हें पहले अंदर कमरे में पहुंचाया, हालत स्थिर होने की पुष्टि की, फिर दोनों वापस बैठक में आ गए। जून नानन ने तुम्हें थोड़ी झिझक के साथ देखा, फिर अचानक पूछा, वैसे मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। तुमने उसे अपना नाम संक्षेप में बता दिया। जून नानन ने सिर हिलाया। इसके बाद उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने खुद ही बात शुरू की। वो, तुमने खाना खाया है? तुमने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। अभी तुमने मुझे क्या कहा? जून नानन एक पल के लिए ठिठकी, फिर बाबारा बोली, भाई, तुमने भावें चढ़ाकर उसे देखा। मैं इतनी दूर से आकर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। शूनमिंग सेक्ट के लोगों को भगा दिया, अरमिंग अंकल को तुम्हारी माँ के लिए दवा लाने भेज दिया। क्या तुम एक बात भूल नहीं गई हो? जून नैना ने आंखें झपकाई। क्या बात? तुम्हें याद दिलाया। अभी किसने कहा था कि वह मुझे अपना बड़ा भाई मानेगी?
जून नैनैन को तभी समझ आया। उसका चेहरा तुरंत अजीब सा हो गया। असल में वह उम्र में तुमसे बड़ी थी, लेकिन अब उसे तुम्हें बड़ा भाई कहना पड़ रहा था। उसे यह कहना मुश्किल लग रहा था। तुमने उसे जल्दी नहीं की, बस वही बैठे उसे देखते रहे। जून नैनैन काफी देर तक झिझकती रही, फिर बहुत धीमे से बोली, भाई। तुमने भाव उठाई क्या? जून नैनैन ने तुरंत सिर उठाकर तुम्हें घूरा। उसे साफ पता था कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, लेकिन वादा तो उसने खुद किया था। इसलिए आखिरकार उसने दोबारा कहा, इस बार थोड़ी तेज आवाज में, भाई अब तुम संतुष्ट हुए, बहुत अच्छा। ओल्ड टैंग ने तुम्हें जो काम दिया था उसका आधा हिस्सा तो पूरा हो गया। इसी समय जून की माँ भी कमरे से बाहर आ गई। संयोग से उन्होंने जून नैनैन को तुम्हें भैया कहते हुए सुना। उनके चेहरे पर भी थोड़ी हैरानी थी। माँ को बाहर आते देख जून नैनैन और भी शर्मा गए। तुरंत कोई बहाना बनाया और अपने कमरे में भाग गई। तुम्हें कोई झिझक नहीं हुई, तुमने सीधे जून की माँ से अपना परिचय दिया। आंटी, आप मुझे शाओ ची कह सकती हैं। जून की माँ का तुम्हारे प्रति रवैया काफी नर्म हो गया था। समय भी काफी हो गया था, तो उन्होंने तुम्हें रुककर खाना खाने को कहा। तुमने बिना झिझक के मान लिया, क्योंकि नीचे आने के बाद अब तक तुमने ढंग से खाना नहीं खाया था। यह सब टैंक सेन की वजह से था। सुबह सुबह उसने तुम्हें जबरदस्ती उठा दिया था, फिर तुम्हें रू बॉर्न रैबिट की छोटी बहन के मामले में लगा दिया था। इतनी भागदौड़ में खाना खाने का वक्त ही नहीं मिला। कुछ ही देर में रसोई से खाने की खुशबू आने लगी। जून नैनैन भी अपने कमरे से बाहर आई और माँ के साथ खाना बनाने में मदद करने लगी। वह बचपन से ही माँ के साथ रहती आई थी। जून की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इसलिए जून नैनैन ने बहुत छोटी उम्र से ही खाना बनाना, घर संभालना और माँ की देखभाल करना सीख लिया था। कुछ ही देर में खाने की मेज सज गई। मेज पर मछली और मांस दोनों थे। खाना काफी शानदार लग रहा था। तुम भी सच में बहुत भूखे थे, तो सीधे खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाते खाते जून नैनैन और उसकी माँ के चेहरे के भाव बदलने लगे, क्योंकि मेज पर रखा खाना आंखों के सामने तेजी से गायब हो रहा था। अंत में उसका आधे से ज्यादा हिस्सा तुम्हारे पेट में जा चुका था। जून नैनैन तुम्हें देखकर हैरान रह गई। तुम इतना खा सकते हो? तुमने कटोरा नीचे रखा, कुर्सी की पीठ से टिक गए। क्या करूं? भगवान के बेटे का शरीर तो सामान्य बच्चों से ज्यादा मजबूत होता है, तो भूख भी थोड़ी ज्यादा लगती है। फिर भी तुमने गंभीरता से कहा, लेकिन नीचे आने के बाद मैंने जितना भी खाना खाया है उनमें से यह सबसे अच्छा था। यह सुनकर माँ बेटी दोनों का मूड काफी अच्छा हो गया। तुमने थोड़ा सोचा, फिर अभी अभी शोनमिंग सेक्ट के उन अधिकारियों से मिले सारे गोल्ड सोल कॉइन्स निकालकर मेज पर रख दिए। जून की माँ ने उन्हें देखते ही तुरंत सिर हिला दिया। शाओची, ये नहीं लिया जा सकता। तुमने समझाया, अभी ये खाना भी खास तौर पर दोबारा बनाया गया है, इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझकर रख लीजिए। जून की माँ फिर भी मानने को तैयार नहीं हुई। तुमने देखा तो सीधे सारे गोल्ड कॉइन्स जून नैनैन के सामने खिसका दिए। जून नैनैन की नजर जैसे ही मेज पर पड़े गोल्ड कॉइन्स पर पड़ी, उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। लेकिन माँ की तरफ देखकर उसने फिर भी हाथ नहीं बढ़ाया। तुम्हें यह देखकर हंसी आ गई। वह मुंह से मना कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें लगभग उन सिक्कों से चिपक चुकी थी। तुमने फिर कहा, ले लो, इसे बड़े भाई की तरफ से छोटी बहन के लिए समझ लो। इस बार जून की माँ कुछ देर चुप रही, फिर सिर हिला दिया। अब जब रिश्ता मान ही लिया गया है, तो बार बार मना करना अजीब लगेगा। इजाजत मिलते ही जून नैनैन ने तुरंत सारे गोल्ड कॉइन्स समेट लिए। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। तुमने उसे इस तरह खुश होते देखा तो आखिरकार तुम्हें समझ आया कि भविष्य की श्रेक की नंबर 1 सुंदरी में शायद एक छुपी हुई खूबी भी है। उसे पैसों से बहुत प्यार है। और जब जून नैनैन सिक्कों को सीने से लगाकर खुश हो रही थी, उसी समय दूसरी ओर शूनमिंग सेक्ट में शू वू और शोनलिंग शोन ने भी फैसला कर लिया था। शून वू डिवाइन पिल और शोन शुई पिल दोनों एक साथ भेज दी जाएंगी। इसका मतलब था कि टाइटन की इस यात्रा से शायद न सिर्फ जून की माँ की दवा आ जाएगी, बल्कि तुम्हारे लिए भी एक अतिरिक्त फायदा मिल जाएगा।